वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, आज हम आपको 11th क्लास का एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशंस, या फिर इसको लेखांकन समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको सॉल्व करा रहे हैं, कुछ क्लासेस लगेंगी इसमें। और उसका ये आप देख पा रही हैं, हमने बैलेंस शीट बना दी है ताकि आपका समय बच जाए, नहीं तो अदरवाइज हमें यहाँ बनाने में वक्त लग जाता है। तो ये बैलेंस शीट है, तो 11th के स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण समझना चाहते हैं, उसके पहले ये बैलेंस शीट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, और ये बैलेंस शीट आपको कहाँ मिलेगी, तो आपकी जो बुक है उसमें आप देखेंगे फाइनल अकाउंट्स, अंतिम लेखे वाले जो चैप्टर, उधर पे आप एक फॉर्मेट होगा ट्रेडिंग अकाउंट का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यानी व्यापारिक लेखा, लाभ हानि लेखा, फिर स्थिति विवरण या फिर बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं, या सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको अवस्था विवरण भी बोलते हैं, और चिट्ठा शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो ये बैलेंस शीट जो है उसका फॉर्मेट आप अपनी बुक से एक बार कॉपी पर ज़रूर लिखें। ये शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं, अदरवाइज उसमें फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये बैलेंस शीट क्या होती है, तो बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। फाइनल अकाउंट्स जब होते हैं उसका पार्ट है ये। और ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारिक लेखे से निकलता है रिजल्ट, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, सकल लाभ या सकल हानि। ने से प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। और ये बैलेंस शीट जो है उस बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, टोटल इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है, दोनों तरफ के पक्ष का योग। जैसे आप ट्रायल बैलेंस तलपट में करते हैं, वैसे ही ये टोटल इक्वल होता है। वर्ष के अंतिम दिन बनाया जाता है, इसलिए से एज ऑन 31st ऑफ मार्च पर्टिकुलर ईयर या एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर ये लिखा जाता है। ठीक है, इसमें खास बात ये है, टॉप पर आप जो है प्रोप्राइटर का नाम लिखेंगे, मेसर सो एंड सो। ठीक है, फिर लिखेंगे आप बैलेंस शीट या स्थिति विवरण। स्थिति विवरण ये हिंदी में शब्द अच्छा शब्द है। और फिर इधर यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2021 के दिन, या जो भी वर्ष दिया हो तो। ठीक है, फिर ध्यान रखें इसमें ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेकिन पर्टिकुलर्स में यहाँ राइट साइड पे हम लिखते हैं संपत्तियाँ या एसेट्स, और फिर अमाउंट लेफ्ट साइड पे लिखते हैं लायबिलिटीज़ या फिर दायित्व। क्लियर है ये? इसमें टू और बाय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करते हैं, और इसमें नहीं किया जाता। डेबिट और क्रेडिट भी नहीं लिखा जाता बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसको हम आपको एक एक आइटम को क्लियर कर रहे हैं। ऑल ऑफ फर्स्ट है आपका कैश इन हैंड। व्यापार में व्यापार के पास में जितनी रोकड़ है हाथ में, हाथ में का मतलब हिंदी में इसको हस्तस्थ रोकड़ कहते हैं। हाथ में का मतलब ये नहीं कि अकाउंटेंट साहब जो हाथ में, दोनों हाथों में पैसे लेके ही घूमते रहते हैं। हाथ में का मतलब होता है कि वो जो उनका अलमारी वगैरह है, या आयरन सेफ है, लोहे की जो तिजोरी होती है, उसमें जो पैसे रखे हुए हैं, तो ये कैश इन हैंड या हस्तस्थ रोकड़ बोलते हैं इसको। फिर कैश है बैंक, बैंक में रोकड़, या हिंदी में बैंक क्या बोलते हैं, अधिकोष, जहाँ पे ज़्यादा कोष, ज़्यादा पैसा रखा रहता। अधिक कोष यानी अधिकोष यानी बैंक, तो अधिकोषस्थ रोकड़ भी कहा जाता है। ये आप देख रहे होंगे आधा सा और था क्यों लग रहा है, ये तो वो संस्कृत शब्द लिया गया है। ठीक है, जैसे पूर्णस्थ, कंठस्थ, ये शब्द होते हैं कंठ तक, तो बोलते हैं ना कंठस्थ कर लो, तो वो कंठ तक, कंठस्थ है, पूर्णस्थ है। तो उसी प्रकार से जो है ये हस्तस्थ है, यानी हाथ में बिल्कुल भरे हुए। अधिकोष में रोक है, तो अधिकोषस्थ रोकड़ भी कहा जाता है, रोक भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन बैंकस्थ नहीं कहना है आपको। ठीक है, ठीक, या कैशस्थ ऐसा नहीं। हाँ, तो ये हो गया कैश इन हैंड, कैशर बैंक हो गया। नेक्स्ट वन इज डेप्टर्स या देनदार। ठीक है, क्या है, डेटर्स, डेप्टर्स, डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स या देनदार, या फिर बुक डेप्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, पुस्तरण, बैड डेप्ट्स और बुक डेप्ट्स में अंतर है। बुक डेप्ट्स का मतलब होता है डेटर्स या देनदार, तो ये डेटर्स हैं। फिर है स्टॉक,
स्टॉक का मतलब होता है वर्ष के अंतिम दिन जो क्लोजिंग स्टॉक यानी अनसोल्ड गुड्स, इसको इन्वेंटरीज भी कहा जाता है। ये शब्द भी आप पढ़ेंगे आगे की क्लास में, इन्वेंटरीज भी कहा जाता है किसको, स्टॉक को। दैट मीन्स टू से क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, ओपनिंग स्टॉक में वो तो ट्रेडिंग में जाएगा। फिर है ये बिल्स रिसीवेबल, इसको B/R या प्राप्य विपत्र भी कहा जाता है। ये चैप्टर में बताएंगे आपको क्या होता है, एक प्रकार का डेटर्स ये समझिए। बिल्स रिसीवेबल को अकाउंट्स रिसीवेबल या फिर नोट्स रिसीवेबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्राप्य विपत्र है। जैसे ये बिल्स रिसीवेबल है ना, तो लायबिलिटी में एक होता है बिल्स पेबल यानी देय विपत्र, यानी जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। तो देय विपत्र, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, ये सब एक ही। फिर नेक्स्ट वन इज वी हैव इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स यानी विनियोग, जो विनियोग करके रखा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये विनियोग यानी कहीं पैसा आपने कहते हैं ना प्रतिभूतियाँ खरीद ली या फिर कहीं पैसा लगाया है आपने, तो वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में आप देखें कि बैंक में, पोस्ट ऑफिस में पैसे रखना है, शेयर्स में, डिवेंचर्स में पैसे लगाना है, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड यानी किसी को आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है। पूर्वदत्त व्यय, ये आपकी एसेट संपत्ति होती है। फिर अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम यानी ऐसी इनकम जो आपको मिलना बाकी है। दैट मीन्स कि आपने सर्विस तो प्रोवाइड कर दी, आपने अपनी सेवाएं तो दे दी हैं, लेकिन अभी पैसे नहीं मिले हैं, तो मिलना बाकी है, तो वो आपकी एसेट्स है क्योंकि आप लेकर ही रहोगे। ठीक है, तो अक्रूड इनकम। द लास्ट वन वी हैव फिक्स्ड एसेट्स यानी स्थायी संपत्ति। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो है इसका डिटेल्स फॉर्मेट जो विथ एडजस्टमेंट जो है वो आपकी बुक में बना हुआ है। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने के लिए ये इतना तो ज्ञान होना आवश्यक। ठीक है, फिर उसके बाद में लेफ्ट साइड पे आप देखें लायबिलिटीज, देखें इसको, है ना, देखिए ये है आपके लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स यानी लेनदार। ठीक है, फिर बिल्स पेबल, जैसा बिल्स रिसीवेबल वैसा बिल्स पेबल। फिर नेक्स्ट है आपका बैंक ओडी या इसको बैंक अधिविकर्ष या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। बैंक से पैसे ज़्यादा निकालना लेकिन वापस भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पैसे निकाले और हो गए फुर्सत। ठीक है, चलिए, तो ये बैंक अधिविकर्ष, तो ये लायबिलिटी है, दायित्व है, ये वापस करना होगा। जो हमें वापस करना है व्यापार को, रीपेमेंट करना है, रिफंड करना है, रिटर्न करना है, वो सब लायबिलिटीज है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय जिनका भुगतान करना बाकी है, अनपेड एक्सपेंसेस है ना। फिर अनअर्न्ड इनकम, ऐसे इनकम आपने सर्विस तो प्रोवाइड नहीं की है लेकिन पैसे एडवांस में ले लिए हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए क्लोजिंग डेट पे आप अपना बिजनेस वाइंड अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये पैसे वापस करने होंगे, इसलिए ये लायबिलिटी है। तो अनअर्न्ड इनकम। फिर कैपिटल यानी व्यवसाय के स्वामी जो पैसा लेके आए थे, जिससे व्यवसाय प्रारंभ किया था, उसको हम कैपिटल बोलते हैं ना। व्यवसाय के स्वामी को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर कैपिटल जो है, इसमें हम क्या, यदि नेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देंगे उस कैपिटल में, नेट लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। वर्ष में दो में से कोई एक ही होगा, हाँ, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। फिर है ड्राइंग्स या आहरण। प्रोप्राइटर ने जो है पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स निकाली तो वो माइनस कर दें क्योंकि उससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हालांकि एक तरीका ये भी है कि आप ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आहरण पर ब्याज जोड़ दें, फिर दोनों के इकट्ठा घटा दें, या उससे भी अच्छा तरीका दोनों को अलग अलग माइनस ही कर दें। ठीक है, तो इस तरह से। इसके अलावा और क्या माइनस कर सकते हैं, आपने देखा होगा लिखा रहता है क्वेश्चन में इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि भैया अभी आपके फाइनल अकाउंट, उसको ड्राइंग्स मानते हैं क्योंकि भैया अभी आपके फाइनल अकाउंट्स नहीं बने, नेट प्रॉफिट अभी निकल रहा है, इसके बाद ही तो आप जो है इनकम टैक्स का पेमेंट करोगे। ठीक है, और यदि मान लीजिए आप इनकम टैक्स वर्ड दिया गया तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो प्रोप्राइटर का पर्सनल इनकम टैक्स है। इसलिए पर्सनल इनकम टैक्स मतलब क्या हुआ, निजी व्यय यानी ड्राइंग्स आहरण कहलाता है, इसलिए इनकम टैक्स होगा तो वो भी माइनस करेंगे। गुड्स उसने निकाल ली, परचेजिंग गुड्स में से निकाली तो वो भी ड्राइंग से वो भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप अपनी कॉपी पर ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है
क्योंकि बिना इसके अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर है ये बातें? चलिए थोड़ा सा रब करते हैं इसको, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी समझाना है आपको, है ना। चलिए अब देखिए, ये सब फॉर्मेट के बाद में हम एक बिल्कुल छोटा सा बेसिक फर्स्ट कंडीशन करा रहे हैं, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे कंडीशंस होंगी, और कुछ क्लासेस के बाद आप पाएंगे कि आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनने लगी है। ठीक है, तो कुछ नहीं रखा भैया इसमें, बस धीरे धीरे आप उसको समझें, स्टेप बाय स्टेप समझें तो सब बनेगा, और प्रैक्टिस खूब रखनी है इसकी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, और एक है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का संशोधन। ये चैप्टर जो है खूब प्रैक्टिस मांगते हैं, और प्रैक्टिस आप करते रहिए तो आपको बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, मतलब बाय एग्जाम्पल है कि 5 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया, बिजनेस कमेंस्ड विद कैश ₹5 lakhs। ठीक, अब देखिए आपने जर्नल एंट्री पढ़ रखी है, या सामान्य रूप से भी देखा जाए तो कैश यानी रोकड़ व्यापार में आई तो जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कम्स इन डेबिट, आने पर डेबिट करते हैं संपत्ति को। और इसका जो प्रोप्राइटर है वो क्या है? गिवर। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, तो टू कैपिटल अकाउंट, ये प्रोप्राइटर का नाम जो है वो कहीं नहीं लिखा जाता, टॉप पर ही बस लिख दिया जाता है, और बाकी जब अंदर इनके प्रवेश होता है तो कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं, पूंजी लेखा या कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इससे हुआ क्या? तो व्यवसाय में 5 लाख रुपए कैश आई, तो एक छोटी सी आप बैलेंस शीट बनाए और फिर उसको समझें। तो इधर पे कैश आपकी 5 लाख रुपए आ गई, तो एसेट्स जो है वो 5 लाख रुपए से बढ़ गई, साथ में जो है कैपिटल भी आई है, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी क्रिएट हुई। अच्छा, अब ये लाइबिलिटी कैसे रेज हो गई, कैसे उत्पन्न हो गई? यदि मान लीजिए कुछ दिनों के बाद ही व्यवसाय बंद करने की स्थिति आ जाए कि व्यवसाय का स्वामी बोले कि नहीं अब बस बहुत हो गया, 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद में वो व्यवसाय बंद करता है, तो ये जो 5 लाख रुपए जो लेके आया था वो वापस करने होंगे ना उसको, तो ये व्यवसाय की दायित्व यानी लाइबिलिटीज़ हैं। आपने ये अब आप कहेंगे कि भाई व्यवसाय का स्वामी उसी का तो पैसा है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है कि व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग अस्तित्व मतलब बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस बोथ हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। आ रहा समझ में? तो इसलिए यहाँ पर ये लायबिलिटी कहलाती है, दायित्व कहलाता है। अकाउंट करने के अलावा जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हैं, आपकी बुक में जो थ्योरी दे रखी है वो भी अच्छे से पढ़िए। एक तो आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सेकंड वन इसकी एग्ज़ाम में वो थ्योरी भी आनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया है कि जर्नल एंट्रीज़ क्या होती है, पंजी प्रविष्टियाँ क्या होती हैं, तो डायरेक्ट आप जर्नल एंट्री 4-6 तो नहीं लिख देंगे, जर्नल की मीनिंग लिखेंगे, फिर एंट्री कैसे की जाती है वो सब लिखेंगे, तो थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है। अब आप देखें तो इससे क्या हो गया, कैश 5 लाख रुपए आ गई और इससे लायबिलिटी कैपिटल भी बढ़ गई या लायबिलिटीज़ भी बढ़ गई, तो 5-5 लाख रुपए। और आप चाहते हो इसको, चूँकि पहला ट्रांजेक्शन है ये फर्स्ट केस है, तो 5-5 लाख रुपए ये टोटल इक्विवेलेंट होगा। आ रहा समझ? ठीक है, तो इस तरह से है, और बाकी और भी केसेस हैं, डिफरेंट केसेस। तो फिलहाल आप बैलेंस शीट को समझें, उसका फॉर्मेट लिखें, बार बार लिखें तो याद साफ हो जाएगा। और फिर उसके बाद में एक ट्रांजेक्शन आपको फर्स्ट केस बता दिया कि बिजनेस कमेंस्ड विद ₹5 lakhs, 5 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया, तो इससे कैश बढ़ेगी और साथ में कैपिटल भी बढ़ेगी, यानी लायबिलिटी भी क्रिएट होगी। आ रहा सुन में? चलिए बस अभी यहीं तक है, बाकी फिर नेक्स्ट आपको डिफरेंट केसेस बताएंगे, फिर इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। ठीक, थैंक यू।